YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो कोई भी किसी भी तरह की सेल हो, आप लोगों को तीन बेसिक पार्ट सेल के देखने के मिलेंगे। अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सेल की, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? तीन बेसिक इसके पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे? जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो अगर हम एक सेल की स्ट्रक्चर बनाएं, मान लीजिए कोई एनिमल सेल है, उसकी ये स्ट्रक्चर हम इस टाइप से बना रहे हैं। जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर कवरिंग है सेल की, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसी को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है। उसके बाद इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के ये तीन नाम होते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और जो इससे पहले वाली वीडियो है पार्ट नंबर 3, उसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया है। उसके बारे में पूरा हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए, जो दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा जो कंपोनेंट है सेल का, उसको हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में। और इसी न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। थोड़ा छोटे साइज का होता है, लेकिन आप लोगों को समझाना है, इसलिए थोड़ा जो साइज है न्यूक्लियस का ये हमने बड़ा बना दिया है। मेनली ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेल के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है, बीच में। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जनरली बीच में आप लोगों को मिलेगा। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही न्यूक्लियस कहा जाता है। इसी स्ट्रक्चर को ही हम आज लोग पढ़ने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही एक और डेंस पार्ट पाया जाता है इसका। ठीक है, न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर अलग से ही दिखाई देता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही एक और स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इससे थोड़ा डेंस होगी। और उसको क्या बोलते हैं हम? ये जो बीचों बीच जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, जो कि लगभग देखिए कितना, लगभग 25% इसका कवर करती है न्यूक्लियस का। तो बीचों बीच जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, या फिर न्यूक्लियोली भी इसको बोलते हैं। न्यूक्लियोली या फिर न्यूक्लियोलस इसको कहा जाता है। बीच का, यानी कि न्यूक्लियस के ही बीच का एक पार्ट है, एक डेंस पार्ट है, ये न्यूक्लियोलस इसको कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को न्यूक्लियस देखना है सेल का, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आप लोग पहले भी एक्टिविटी पढ़ चुके हैं बुक के अंदर, कि एक एक्टिविटी कौन सी थी? कि जो ओनियन पील होती है, जो ओनियन पील है, प्याज की एक पतली सी झिल्ली होती है, जो कि अगर उसको आप लोग माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है? उसको स्टेन करना पड़ता है। स्टेन का मतलब है कि उसके अंदर कुछ स्टेनर डाला जाता है। जो आप स्लाइड बनाते हैं ना, उसके अंदर क्या करना पड़ता है? स्टेनर का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली उस स्लाइड को देखेंगे तो सब कुछ आपको कैसे दिखाई देगा? यानी कि सब कुछ वाइट ही दिखाई देगा। आप कोई भी पार्ट को आसानी से पहचान नहीं पाएंगे, सब कुछ सेम एक जैसे ही दिखाई देगा। स्टेनर का यूज करने पर क्या होता है कि सेल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग पार्ट हैं, जो अंदर के अलग अलग कंटेंट होते हैं, वो अपनी केमिकल नेचर के हिसाब से उस स्टेनर का यूज करके क्या करती है? उनका कलर चेंज हो जाता है। कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, किसी पार्ट का हल्का डार्क हो जाता है, इस टाइप से। यानी कि वो किसी एक कलर के अंदर रंग जाती है। फिर उसके बाद आप उस पार्ट को आसानी से स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो बात आपको याद रखनी है, बस यही याद रखना है कि न्यूक्लियस को देखने के लिए जो ओनियन पिल वाली एक्टिविटी थी, या फिर एक और भी एक्टिविटी है कि आप लोगों को चिक की सेल, यानी कि गाल के अंदर वाले हिस्से की अगर सेल देखनी है, तो इसमें क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है, स्टेनर का यूज किया जाता है। तो स्टेनर का यूज क्या है? ये कलर प्रोवाइड करते हैं सेल कंपोनेंट को, जिससे जो स्टडी है इनकी वो ईजी हो जाती है। एक तो ये जरूरी होगा आप लोगों के लिए जानना कि स्टेन जो होता है करना क्या होता है। उसके बाद स्टेनर के तौर पर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्टेन करने के लिए किसी भी सेल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए,
आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन का। उसके अलावा एक होता है सेफ्रानिन, ठीक है, सेफ्रानिन थोड़ा येलोइश कलर देता है। और उसके अलावा होता है मिथाइलिन ब्लू। ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए सेल की स्टडी के लिए क्या किया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है। स्टेन करने पर क्या होता है कि सेल के जो पार्ट हैं वो अलग से हम लोगों को दिखाई देते हैं। उसके बाद 3 जो स्टेनर हैं इनके नाम आप लोग याद रख लेंगे। पहला है आयोडीन, आयोडीन का यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया है सेफ्रानिन, सेफ्रानिन है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है ये है मिथाइलिन ब्लू। काफ़ी जगह पर आप लोग लिखा हुआ देखेंगे मिथाइलिन ब्लू, इनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए स्टेनर, ठीक है। ये न्यूक्लियस के ही पार्ट के अंदर बताया गया बुक में, तो जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर जो कि हम लोगों ने एनिमल सेल का एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को आउटर स्ट्रक्चर दिखाई है जिसको कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर के हिस्से में आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीचों बीच एक और डेंस पार्ट जो कि लगभग न्यूक्लियस का 25% कवर करता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियोली इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। न्यूक्लियस जो है हमारा ये क्या होगा, ये डबल मेम्ब्रेन से, यानी कि एक और मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, कवर होता है। कौन सा पार्ट, न्यूक्लियस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो यहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसको एक डबल मेम्ब्रेन कवर करती है, और इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इसको एनवलप कहा जाता है। न्यूक्लियर एनवलप भी इसको बोल सकते हैं। एनवलप क्या होता है, लिफाफा होता है ना जो कवर करता है, उस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है जो ब्लू कलर से हमने यहाँ पर इस तरीके से ये अलग से स्ट्रक्चर बनाई है, क्या है ये, न्यूक्लियस को ये कवर कर रही है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग अब क्या नाम देंगे, ये हमने यानी कि बनाई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपकी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। अभी तक इतनी स्ट्रक्चर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बनाई है ये ब्लू कलर से, ये कैसी होती है, पोरस होती है। इसके अंदर पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर क्या होते हैं, यानी कि छोटे छोटे इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, छेद इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, इस टाइप से छोटे छोटे यहाँ पर पोर देखने को मिलेंगे। अब पोर है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से कोई भी चीज बाहर की तरफ जा सकती है, ठीक है। चीजें जो हैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, जो मटेरियल, वो बाहर जा सकता है। अब बाहर कहाँ जाएगा, बाहर यहाँ पर जाएगा। जो ये आउटर स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, जेली की तरह एक गाढ़ा सब्सटेंस भरा रहता है, और इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके बारे में अभी हम लोगों को डिस्कस करना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक आपको सिर्फ ये जानना है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर न्यूक्लियर एनवलप है ये किस टाइप का होता है। इसके अंदर पोर आपको देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर एनवलप में क्या होते हैं, पोर, पोर यानी कि छोटे छोटे छेद हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और ये जो पोर हैं इनको क्या नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियस के ये पोर हैं, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, ये है न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर इसको कहा जाता है। अब यहां से कौन सा मटेरियल बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है, तो यहां से देखिए जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए वो क्या करते हैं, जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है उसको लेकर बाहर आते हैं और साइटोप्लाज्म की तरफ चले जाते हैं। तो न्यूक्लियर जो पोर है, न्यूक्लियो जो पोर है, यहां से कौन सी चीज बाहर निकलती है, ये याद रखेंगे, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए यहां से क्या होता है, न्यूक्लियोपोर से
बाहर जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म में एक जेली लाइक सब्सटेंस है और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो न्यूक्लियर पोर से क्या, न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्या होता है, मैसेंजर आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में चला जाता है। उसके बाद देखिए जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलेगा जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही आप लोगों को क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। तो ये क्रोमोसोम जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और क्रोमोसोम कितने देखने को मिलेंगे, हम लोग जानते हैं इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अलग अलग होता है। अगर इंसानों की बात करें तो 23 पेयर, 23 जोड़ी जो है क्रोमोसोम मिलेंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दो तरीके से पूछा जाएगा, अगर पेयर्स में पूछता है तो 23, अगर वैसे नंबर्स में तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लियस जो है सेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है, क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि न्यूक्लियस जो है इट्स कंटेन क्रोमोसोम। इट कंटेन क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स जो हैं, जो कि मिलेंगे हम लोगों को कहाँ पर, न्यूक्लियस। क्या ये क्रोमोसोम हर टाइप की सेल के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी सेल के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि डिवाइड होने वाली है। सेल डिवीजन जिसके अंदर होने वाला है, उसी सेल के अंदर ही हम लोगों को क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। आप लोग जानते हैं कि सेल जो है वो डिवाइड होती है। एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 नई सेल बनाती है। तो जब 2 नई सेल बनने वाली होगी, उस टाइम पर क्या होता है, ये क्रोमोसोम हमें शो होते हैं। इट कंटेन क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कब देखने को मिलेंगे, अबाउट टू डिवाइड, व्हेन सेल विल बी अबाउट डिवाइड। सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवीजन होने वाला होगा, उस टाइम पर ही हम लोगों को ये क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। अब क्रोमोसोम जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है क्रोमोसोम की इस टाइप से, ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है इस टाइप से। तो ये जो क्रोमोसोम है ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए प्लस प्रोटीन से बनी हुई है। डीएनए आप लोग समझ गए हैं, जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फॉर्म है, प्लस में प्रोटीन मिलेगा। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन कौन सा ज़्यादातर मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन, ठीक है, या फिर नॉन हिस्टोन वाले प्रोटीन भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है मेनली कौन सा मिलेगा आप लोगों को, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। उसके बाद जो क्रोमोसोम है किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। डीएनए का जो काम है ये क्या होता है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का काम होता है। यहाँ पर इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी कि जो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनको ये नई जनरेशन के अंदर ले जाने का काम करते हैं। इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, तो ये उसको क्या करते हैं, डीएनए इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, समझ गए हैं। यानी कि पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम कौन करता है, ये डीएनए ही करते हैं। तो ये एक जेनेटिक मटेरियल हो गया इस टाइप से। उसके बाद देखिए जो कैरेक्टर हैं वो किस फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होंगे। कैरेक्टर्स जो है ये किस फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होते हैं, डीएनए की फॉर्म में ही, या आप लोग बोल सकते हैं जो फंक्शनल जो सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि ये काम करेगा, जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन और डीएनए एक ही बात होगी। जो डीएनए का ऐसा पीस जो कि फंक्शनल है
वो क्या करेंगे, इस इनहेरिटेंस को, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जानी है, उसको ये करने का काम करते हैं जीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं कि डीएनए का क्या काम है। इसके अलावा डीएनए के अंदर और क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन भी होती है। देखिए, जब सेल के अंदर डीएनए है, जब वो डिवाइड होगी तो 2 नई डॉटर सेल बनती है, तो ये करैक्टर गए। उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि डीएनए के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी रहती है कि जो नई सेल बनने वाली है, डॉटर सेल, इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप से होगा और इनकी जो कंपोजिशन है वो किस टाइप की होगी, ये इन्फॉर्मेशन भी कौन ले जाने का काम करता है, डीएनए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। यानी कि जो नई सेल बन रही है उनकी कंस्ट्रक्शन और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि किस टाइप का प्रोटीन बनना चाहिए, ये सब चीज़ों को करने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर डीएनए करेगा। और ये सभी जो प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। और तो आप लोग समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद देखिए, एक और शब्द आता है इसके अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर ही, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये क्या चीज़ होता है क्रोमेटिन मटेरियल? मैंने तो आपको बताया कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो क्रोमेटिन क्या होता है? देखिए, क्रोमोसोम मैंने आपको बताया है कि क्रोमोसोम आप लोगों को कब देखने को मिलेंगे सेल के अंदर, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। सेल जब डिवाइड होने वाली होती है तो क्या आपको देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेंगे। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो उस टाइम पर जो डीएनए है वो इस टाइप से क्रोमोसोम के रूप में नहीं मिलता हम लोगों को। डीएनए कैसा मिलेगा, बिल्कुल खुला हुआ रहता है, जो उलझा हुआ धागा रहता है। ठीक है, उलझा हुआ जो धागा है, उलझने को बोलते हैं एनटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को एक मिलती है, उलझे हुए धागे के समान एक संरचना देखने को मिलती है। उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को ही क्रोमेटिन मटेरियल कह देते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, वैसे तो डीएनए है लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है अच्छी तरह से क्रोमोसोम के रूप में। तो वो कैसे पड़ा हुआ है, वो खुला पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एनटेंगल्ड जो मास है, एनटेंगल्ड मास और कैसी स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसी को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है, क्रोमेटिन मटेरियल दिया है। और ये किस सेल में देखने को मिलेगा, सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइड नहीं हो रही है उसके अंदर ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। जब यही सेल, इसके अंदर सेल डिवीजन होने वाला होगा तो क्या होगा, यही जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये ऑर्गेनाइज हो जाता है और क्रोमोसोम बन जाएगा इसका। ठीक है, इसका क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमोसोम पर क्या होता है, छोटे छोटे डीएनए के ही सेगमेंट होते हैं, डीएनए के सेगमेंट होते हैं और प्रोटीन होता है। यही सेगमेंट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इनहेरिटेंस की। और जो फंक्शनल जो सेगमेंट हो गया उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को ही जीन बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस के और क्या रोल है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि कोई जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करता है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सेलुलर रिप्रोडक्शन की। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा कि एक सेल जो है वो क्या करेगी, अपने जैसी दिखने वाली और दूसरी सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे बातचीत कि सेल जो है उसके अंदर सेल डिवीजन होता है और जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर क्या बनाती है, 2 नई सेल बनाती है जिनको कि
डॉटर सेल हम लोग बोलते हैं। तो यही इसी चीज़ को ही क्या नाम दिया गया है, इसी को ही सेलुलर रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। यानी कि एक सेल जो है न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हो गई, ठीक है, ये डिवाइड होती है और दो नई सेल यहाँ पर बना ली है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कैसे करता है, बस इसी के हिसाब से ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन है वो नई इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ले जाता है, नई सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन ले गया। उसके बाद जब डीएनए कॉपी होकर यहाँ से दो सेल बना रहा है, तो कॉपी करते टाइम यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं बन पाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है, एकदम माइन्यूट सा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि चेंजेज आते हैं, जो आने वाली स्पीसीज है उसके अंदर चेंजेज आते हैं, और लंबे टाइम बाद यही चेंजेस क्या करते हैं, नई स्पीसीज बनाते हैं, इवोल्यूशन लाते हैं। तो बस यही है कि जो न्यूक्लियस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद देखिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर है, और इसको हमने क्या नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा था, या फिर न्यूक्लियर इसको एनवेलप कहा था। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है इसके हिसाब से, न्यूक्लियस के हिसाब से। एक तो कैटेगरी ऐसी होगी जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। यो आप लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप से कवर रहेगा। इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। दूसरी साइड में हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहता है। मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, अंदर लिक्विड ही भरा हुआ है, ये चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहा जाता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, एकदम ऐसी राउंड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, कहीं पर भी सेल के अंदर हो सकता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो फिक्स जगह नहीं होगी कि यहीं पर मिलेगा, तो वो आपको सेल में कहीं भी इधर उधर पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइप के जब ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर की सेल मेम्ब्रेन तो है लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर कहीं पर भी पड़ा होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा ये। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुला पड़ा हुआ होता है, कहीं पर भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, जेनेटिक मटेरियल है किनका, प्रोकैरियोट्स का। और इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है देखने को, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का देखिए अगर हम लोग अलग अलग करें तो प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, और जो योट्स है इसका मतलब है, या प्राइमरी बोलिए या फिर इसको प्रीमिटिव भी बोल देते हैं, प्रीमिटिव, ठीक है, प्राइमरी या फिर प्रीमिटिव, और इसका मतलब होता है आगे न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस टाइप से, तो ये पूरा न्यूक्लियस के बारे में था। एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर से। ये हमने एक एनिमल सेल बनाई है, जो बाहर वाली कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर रहता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप इसको बोल देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही लगभग 25% हिस्से में एक और डेंस पार्ट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या इसको
न्यूक्लियोली भी इसको कहा जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, वो उसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं और इन पोर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोपोर कहा जाता है। इन न्यूक्लियोपोर से जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है जो कि सेल के अंदर जानी है, जो कि किस रूप में जाती है, मैसेंजर आरएनए के रूप में जाती है, वही मैसेंजर आरएनए यहाँ से न्यूक्लियोपोर से निकलकर बाहर आते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से। न्यूक्लियस के अंदर और क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने हैं। क्रोमोसोम तभी सेल के अंदर दिखाई देंगे जब सेल डिवाइड होने को होगी, अगर डिवाइड नहीं हो रही है तो क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी जगह पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, डीएनए ही मिलेगा, धागे की तरह उलझा हुआ मिलेगा। इसी को हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल बोल देते हैं। अगर सेल डिवाइड होने वाली है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम की यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनका जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड या फिर जेनेटिक मटेरियल है, वो सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा। इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लिक एसिड नहीं है वो कहीं भी है सेल के अंदर, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियोइड इसको कहा जाता है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जो ये सेल हमने बनाई है ये यूकैरियोट्स है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर से यहाँ पर कवर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था न्यूक्लियस के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो मिलेंगे कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।